हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम उन सारे टॉपिक्स को जो कि आप एक मिसलिनियस कैटेगरी में डाल सकते हैं या जो थोड़े से ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हैं या जिनके बारे में हमारी जो जनरल रेफरेंस बुक्स हैं या टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें आपको मटेरियल नहीं मिलेगा उतना क्लियरली या वेल डिफाइंड, वो सारे टॉपिक्स हम इस लेक्चर सीरीज में कवर करने वाले हैं। ये जितने भी आपके टॉपिक्स इसमें हम लोग कवर करेंगे ये आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों में एक वैल्यू ऐड करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। और जितना भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक्स के बारे में जिनके बारे में उतना क्लियरली मटेरियल अवेलेबल नहीं है, वो सारे के सारे टॉपिक्स जो है हम ट्राई करेंगे कि इस लेक्चर सीरीज में कवर कर पाएँ। तो आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, एंड हाँ इसके साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि प्रीलिम्स में जितने भी आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज को सॉल्व करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। साथ में मेंस आंसर राइटिंग में जो भी आंसर आप लिखेंगे उसमें वैल्यू एडिशन और उस आंसर को कैसे आप थोड़ा और बेटर कर सकते हैं उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस अंडर कॉलोनियल पीरियड। सो फर्स्टली जो कॉलोनियल पीरियड है वो जितना जो आपका ब्रिटिशर्स ने जब तक हमारी कंट्री में रूल किया उस पूरे पीरियड को हम लोग कॉलोनियल पीरियड बोलते हैं। और जो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस हैं इसमें हम बात करेंगे कि उस टाइम सोसाइटी में किस तरीके के चेंजेस ब्रिटिशर्स के आने के बाद होते हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस का मतलब है कि जितना भी आपका मार्केट है वो किस तरीके से उस टाइम पे ऑपरेट करती थी। क्या आपकी इंडस्ट्रीज डोमिनेट करती थी, क्या आपका एग्रीकल्चर डोमिनेट करता था, या आपका जैसे आज की डेट में सर्विस सेक्टर है। उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारा फर्स्ट थिंग इसमें है वो है एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। सो आज की डेट में भी अगर हम हिमाचल की स्पेसिफिकली बात करें तो हम एक एग्रीकल्चर डोमिनेटेड सोसाइटी भी हैं और साथ में एक एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकॉनमी भी है। उसका एक मेन रीज़न ये है कि हमारी जो रफली 60% पॉपुलेशन है वो आज की डेट में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर हम जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात करें, जो स्टेट का जीडीपी है उसमें आपका एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी भी अराउंड आपका 14 to 15% है। ठीक है, बट जब हम कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं उस टाइम पे एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स ऑफ इनकम, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और एग्रीकल्चर ही जो है वो सबसे ज़्यादा आपका जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करता था। हालांकि जीडीपी जैसी जो टर्मिनोलॉजी है वो हम लोग उस टाइम पे यूज़ नहीं करते थे। ये हम लोगों ने 1932 के अराउंड हम लोगों ने जीडीपी कैलकुलेट करना स्टार्ट किया है, और इट वाज दादा भाई नौरोजी जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमारी नेशनल इनकम एज अ कंट्री कैलकुलेट करी थी। सो अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होती है। तो इसके कुछ रीजंस थे। जैसे अगर हम उसमें से कुछ रीजंस को डिस्कस करें तो सबसे पहली चीज़ जो इसके लिए एक इमीडिएट कॉज बनता है और जिसने एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को इतना स्पीड अप किया, वो आपका फर्स्ट रीजन है ब्रिटिशर्स का जो सेल्फ इंटरेस्ट था। अब ब्रिटिशर्स का सेल्फ इंटरेस्ट क्यों था, थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड स्टडी करते हैं। अगर हम 18th या 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमारे जो विलेजेस थे उनका जो इकोनॉमिकल बेसिस था वो बहुत सेल्फ सफिशिएंट इन नेचर था। सेल्फ सफिशिएंट इन नेचर का क्या मतलब है कि मान लीजिए हमारे वहां पे एक बार्टर सिस्टम आपने सुना होगा। तो बार्टर सिस्टम एग्जिस्टेंस में था। सारे लोग जो है एग्रीकल्चर एक सबसिस्टेंस लेवल पे करते थे, जितना आपकी रिक्वायरमेंट के लिए है उतना ही अनाज हम लोग उगाते थे। ठीक है, तो जितनी भी आपकी फूड रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स थी वो एग्रीकल्चर से कंप्लीट हो जाती थी। उसके बाद अगर आप क्लोथिंग की बात करें तो जो गांधी जी ने भी जिसको बाद में बहुत प्रमोट किया, चरखा जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू वीविंग करना, कपास से जो है धागा और धागे से बाद में कपड़ा बना के, धोती हमारा यहाँ पे एक ट्रेडिशनल वियर जो मेन के लिए था वो हम लोग यूज करते थे। तो आपका क्लोथिंग का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रहा है, आपका जो फूड का रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो रहा है। इस तरीके से बाकी की जो चीजें थी वो या तो विलेज टू विलेज या फिर विलेज के अंदर जो लोग थे वो एक दूसरे के साथ कॉमोडिटीज को एक्सचेंज करके अपना काम चला लेते थे। बट जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स के साथ क्या एक कंटेक्स्ट है कि 18th सेंचुरी में 1750 के अराउंड, 18th सेंचुरी में 1750 के अराउंड ब्रिटेन में जो है आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ जाता है। तो जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है मास स्केल पे जो है
प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें या और भी बाकी चीज़ों की अगर आप बात करें, तो इस वजह से बहुत मास स्केल पे जो प्रोडक्शन होता है उसको कहीं ना कहीं मार्केट्स की रिक्वायरमेंट ब्रिटिशर्स को फील होती है। तो जितनी भी कॉलोनीज थी उस टाइम पे, जितनी भी इंडिया की तरह बाकी कॉलोनीज थी जहां पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, वो उनको एक मार्केट के रूप में देखते हैं, और उनका जो प्राइमरी एम था वो ये था कि जितना भी हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो मास प्रोडक्शन करेंगे उसको हम सेल आउट करेंगे अपनी कॉलोनीज में। बट इंडिया के कंटेक्स्ट में जब ब्रिटिशर्स ने स्टडी किया तो उनको ये पता चला कि जो हमारे यहाँ पे विलेज कम्युनिटीज हैं वो सेल्फ सफिशिएंट इन नेचर हैं। तो फर्स्ट थिंग ये थी कि जब तक आप इस सेल्फ सफिशिएंट बेसिस को रिमूव नहीं करेंगे या इसको किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तब तक उनका जितना भी फॉरेन मेड गुड्स थी उनको वो सेल आउट नहीं कर सकते थे। सेकंड, इसमें जो आपका एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है वो है आपका हिंदुस्तान तिब्बत रोड। हिंदुस्तान तिब्बत रोड को ब्रिटिशर्स ने मेनली जो डेवलप किया है, उसका जो कंस्ट्रक्शन था, उसका मेन रीजन था कि हमारा तिब्बत और तिब्बत के थ्रू चाइना तक का जितना भी हमारा ट्रेड है उसको और बड़े लेवल पे एक स्केल अप किया जा सके। तो जैसे ही हिंदुस्तान तिब्बत रोड जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, और साथ में आपका जैसे कालका शिमला वाला जो रेलवे लाइन है वो कंप्लीट होता है, इसके बाद जितने भी आपके रेलवेज थे बेसिकली वो एक डिपो की तरह एक्ट करते थे। इस डिपो का मतलब ये था कि जो आपके रेलवे स्टेशन थे वो आपके कलेक्शन सेंटर भी थे और आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी थे। जितना भी मटेरियल विलेज से ब्रिटिशर्स कलेक्ट करते थे उसको रेलवे सेंटर के थ्रू आगे एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, और जितनी भी फॉरेन मेड गुड्स होती थी उनको वहीं उसी डिपो से जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरह वहीं से आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। तो धीरे धीरे जो इंडिया है वो एक नेट एक्सपोर्टर से नेट इंपोर्टर बन जाता है, जहां पे हम लोग डायरेक्टली जितना भी रॉ मटेरियल है उसको कंटिन्यूअसली एक्सपोर्ट करते हैं, और जितनी भी फिनिश्ड गुड्स होती हैं उनको इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा जो इसमें रीजन आता है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे कमर्शियल एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। कमर्शियल एग्रीकल्चर का मैं अगर आपको बेसिकली मीनिंग बताऊं, तो फॉर एग्जांपल हम लोग स्टार्टिंग में वीट के ऊपर डिपेंडेंट है, जो आपका ग्रीन रिवोल्यूशन आता है उसके बाद हम लोग वीट आपका साथ में मेज, इन दो जो आपकी क्रॉप्स हैं इनका हमने बहुत बड़े स्केल पे जो है फार्मिंग करना स्टार्ट किया। बट धीरे धीरे अगर आपने नोटिस किया होगा तो अब लोग जो है हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो हम लोग हॉर्टिकल्चर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर में हम लोग मशरूम फार्मिंग, सोलन को आप जानते हैं मशरूम कैपिटल, मशरूम फार्मिंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं, फ्लावर कल्टीवेशन की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद फिश फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारा का सारा आपका कमर्शियल फार्मिंग या कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के अंडर आता है। तो धीरे धीरे जो है हमारा जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है उससे हम शिफ्ट होके कमर्शियल एग्रीकल्चर की ओर चले जाते हैं। तीसरी चीज है कि जो आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ टिम्बर है, टिम्बर का मतलब होता है जितना भी आपका लकड़ी है वो आपको रेलवेज में यूज होता है। आपका जब आप रेलवे लाइंस को बिछाते हैं तो उसमें आपके जो वुड के स्लीपर्स होते हैं उनको ट्रैक को स्टेबलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आपका जितना भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क है उसमें अगेन आपको दरवाजे, खिड़कियां, इन सब के लिए आपको लकड़ी की जरूरत पड़ती है, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज होते हैं, जैसे कि अगर आपका जो पेपर बनता है वो भी आपका टिम्बर से बनता है। तो इन सारी चीजों के लिए हमें जरूरत थी कि हम लोग जो है धीरे धीरे लोगों को जो फॉरेस्ट बेस्ड आपका प्रोड्यूस है उससे हल्का सा दूर करें। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि एक स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन क्रिएट करते हैं 1859 में फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। हालांकि ये सिर्फ एक लोगों को धोखा देने के लिए बेसिकली, या लोगों को फॉरेस्ट से दूर करने का एक तरीका था। कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन उसका मेन रीजन नहीं था, जैसा कि आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्रिएट करती है। ब्रिटिशर्स का जो मेन एम था वो उनका सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड था। तो वो लोग इसको जो है रिजर्व कर देते हैं फॉरेस्ट को एक रिजर्व्ड एरिया के नाम पे या कंजर्वेशन के नाम पे, और बाद में जो है इन्हीं फॉरेस्ट का यूज करते हैं टिम्बर की एक्सट्रैक्शन के लिए। और साथ में इसका दूसरा रीजन एक ये था कि नॉर्मली जो हमारी ट्राइबल सोसाइटीज होती थी वो लोग जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था वहां से अपनी डेली जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट होती थी, फूड बेस्ड रिक्वायरमेंट्स होती थी, या उसी फूड को या आपके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को सेल आउट करके वो अपना काम चला लेते थे। बट अगर आपको उनका वो सेल्फ सफिशिएंट बेसिस को एक तरीके से डिस्टर्ब करना था या उसको कहीं ना कहीं आपको रिमूव करना था इस सिस्टम को, तो ये बहुत जरूरी था कि जो फॉरेस्ट का यूसेज है उससे लोगों को दूर कर दिया जाए। तो ये स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन ब्रिटिशर्स ने 1859 में क्रिएट करी। देन 1864 में जो हमारा रामपुर बुशहर है वहां पे जितने भी फॉरेस्ट थे उनको लीज कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स को।
उसके बाद जो आपका लोकल पॉपुलेशन था वो ना तो उन फॉरेस्ट को यूज कर सकता था, ना वहां पे जो आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वहां से जितना भी एक्सट्रैक्ट होता था ना वो उसको यूज कर सकते थे। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट स्टेप्स ब्रिटिशर्स ने लिए, जिसमें आपका कम्युनिकेशन है, जिसमें आपका रोड्स प्रोलिफरेशन है, जिसमें आपका रेलवेज का प्रोलिफरेशन है, इन सारे फैक्टर्स ने कंबाइन करके धीरे धीरे लोगों को आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट है आपका कि जो ये आपका विलेज का सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी 18-19 सेंचुरी की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसके मेन क्या रीजन थे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुअर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, कच्चे रोड हैं आपके पास रेलवे की फैसिलिटी नहीं है, तो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। आप अगर मान लीजिए एक बड़े स्केल पे किसी क्रॉप का प्रोडक्शन कर भी लेते हैं, आप उसको किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करेंगे? तो इन सारी चीजों को जो है हिंदुस्तान तिब्बत रोड और कालका शिमला रेलवे लाइन जो है उसके थ्रू ब्रिटिशर्स ने जो है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के इशू को रिजॉल्व कर दिया। सेकंड चीज है आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो जैसे जैसे आपका मुगल एम्पायर डिक्लाइन करता है और बाकी रीजनल पावर्स जो है पावर में आती हैं, तो एक इनसिक्योरिटी का एक आपका इनसिक्योरिटी के साथ साथ आप बोल सकते हैं कि एक बहुत ही असमंजस की स्थिति वहां पे पैदा हो जाती है। तो जितने भी आपके विलेजेस हैं उनको डिपेंड होना पड़ता है खुद के ऊपर, बिकॉज अगर आपकी सेंट्रल अथॉरिटी वीक पड़ जाती है, बाहर से लोग आके आपको इन्वेड कर रहे हैं, जैसे आपने मोहम्मद गौरी का नाम अगर सुना होगा, तो मोहम्मद गौरी जैसी जो अरब और अफगान पावर्स थी वो उस टाइम पे कंटिन्यूअसली हमारे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को इन्वेड कर रही हैं। आपस में हमारे जितने भी रूलर्स थे वो आपस में फाइट कर रहे हैं, मराठास मुगल्स के साथ फाइट कर रहे हैं, राजपूताना अंपायर जो आपका राजस्थान का था वो मुगल्स के साथ फाइट कर रहा है। तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां पे विलेजेस को डिपेंड होना पड़ा खुद के ऊपर, बिकॉज जब तक एक लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो करेक्ट नहीं होगी किसी भी जगह पे, तब तक वहां पे बिजनेस या इकोनॉमी जो है वो बूम नहीं कर सकती। अगर आप आज की डेट के रेलेवेंस के हिसाब से देखें, अगर आप सीरिया की बात करें, अगर आप बगदाद की बात करें, तो वहां पे आपको इसी वजह से जो है बहुत बड़ी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या इस तरीके का कोई भी सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपको यूएस में मिलेगा, जो आपको यूरोप में मिलेगा, या फॉर दैट मैटर आपको इंडिया में मिलेगा। और उसका सबसे बड़ा रीजन है लॉ एंड ऑर्डर। जब तक आपका लॉ एंड ऑर्डर एक प्रॉपर सिचुएशन, प्रॉपर प्लेस पे नहीं होगा, तब तक आप जो है इकोनॉमिकली राइज नहीं कर पाएंगे। थर्ड चीज है आपकी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेंस। तो मेजोरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन था वो उस टाइम पे एग्रीकल्चर के थ्रू अपने फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए खुद पे डिपेंडेंट थे। वहां पे इस तरीके का सिस्टम इन प्लेस नहीं था जैसे आज की डेट में आपका पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, या उसके साथ अगर आप देखें तो जैसे हमारे सुपर मार्केट्स हैं जहाँ पे जाके आप जो है फूड क्रॉप से लेके अपना डायरी की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी आप आज की डेट में बाजार जाके फुलफिल कर सकते हैं। बट उस टाइम पे जब तक ये मार्केट स्ट्रक्चर इन प्लेस नहीं थे, तब तक लोगों की मजबूरी थी कि उनको सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। देन जो आपके फोर्थ चीज है वो है लो मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। बिकॉज बार्टर सिस्टम बहुत कॉमन था, तो बार्टर सिस्टम में जो है हम कमोडिटीज के बदले कमोडिटीज एक्सचेंज करते थे। तो जो कॉइनेज सिस्टम है या जिस तरीके से आज की डेट में जो करेंसी सिस्टम है, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, तो उस तरीके की चीजें उस टाइम इन प्लेस नहीं थी। तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं जो विलेजेस थे वो बाहर की दुनिया से एक तरीके से उतने वेल कनेक्टेड नहीं थे जितना कि आज की डेट में हम लोग एज अ कंट्री एक ग्लोबल इकोनॉमी के साथ हमारी इकोनॉमी इंटीग्रेट हो चुकी है, स्पेशली आफ्टर योर एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991। फिफ्थ पॉइंट है आपका कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जिसको जजमानी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था हिमाचल में। तो हर कास्ट को जो है एक स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए, जिसको हम वर्णा सिस्टम भी बोलते हैं, कि जो एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग हैं वो आपका कारपेंटर का काम करेंगे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं वो आपका पॉटर का, बार्बर का, ब्लैक स्मिथ का काम करेंगे। तो इस तरीके से जितनी भी सर्विसेज रिलेटेड जॉब्स थी या सर्विसेज का जो स्ट्रक्चर था वो भी एक वेल डिफाइंड था। तो विलेजेस में लोगों को ये रिक्वायरमेंट ही फील नहीं होती थी कि हम लोग जो है बाहर जाके किसी और विलेज के साथ या फॉर दैट मैटर और स्टेट के साथ या किसी और कंट्री के साथ हमें ट्रेड करने की उतनी रिक्वायरमेंट है। देन योर नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड अर्बनाइजेशन। हमारे पास बहुत ही लिमिटेड और फ्यू अर्बन सेंटर्स अवेलेबल थे, जैसा कि आज की डेट में हमारे पास बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली है, मुंबई है, तमिलनाडु, बेंगलोर की आप बात कर लो। उस टाइम पे इस तरीके से जो है ना बहुत बड़े बड़े शहर प्रेजेंट थे, ना बहुत इन शहरों में जो है उतनी इकोनॉमिक ऑप्शंस या उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट थी जितनी आज की डेट में है। तो उस वजह से जो आपका माइग्रेशन है वो उतने बड़े स्केल पे नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रेडिशनल प्रोडक्शन टेक्निक्स। तो जो आपका ट्रेडिशनल प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं, जैसे सिंपल टूल्स, स्मॉल स्केल हैंडीक्राफ्ट,
अपने हाथों से जो है धागा, स्वेटर बुनना, ये सब चीज़ें उस टाइम पे बहुत परवेलेंट थी। आज की डेट में ये सारा काम मशीनों से हो जाता है, बट उस टाइम पे ना तो उस लेवल पे आपको मशीनरी अवेलेबल था, और इंडस्ट्रीज बहुत ही इनसिग्निफिकेंट थी अगर आप एज ए कंट्री भी इंडिया की बात करें 18th और 19th सेंचुरी की। बिकॉज जो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में आता है, और धीरे 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 वो बाकी कॉलोनीज में एक स्मॉल स्केल पे और बहुत ही स्मॉल पेस पे प्रोलिफरेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आइसोलेशन ड्यू टू ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। इसका रीजन है कि हमारे इंडिया में अगर आप देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्केप अवेलेबल है। आपको हिमालयस भी मिलेगा, आपको फ्लड प्लेन्स भी मिलेंगे, आपको रिवर वैलीज भी मिलेंगी, वेस्टर्न घाट्स मिलेंगे, डेजर्ट मिलेंगे, कोल्ड डेजर्ट मिलेगा, कॉनिफरस वेजिटेशन मिलेगी, ट्रॉपिकल वेजिटेशन मिलेगी। तो ये एक बैरियर का काम करते हैं। अगर हम आज की डेट में भी आप नॉर्थ ईस्ट को देख लें, या आप हिमाचल के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे लाहौल स्पीति है या आपका किन्नौर है, ये आज की डेट में भी उतने ज़्यादा वेल कनेक्टेड नहीं है। बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आज भी आपको रोड का फैसिलिटी नहीं मिलेगा, या फॉर दैट मैटर आपको स्कूल्स का, हॉस्पिटल्स का उतना प्रॉपर सेटअप वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से भी जो है कहीं ना विलेजेस जो थे वो आपका एक क्लोज्ड तरीके से ऑपरेट कर रहे थे। उनका जो बेसिस था वो सेल्फ सफिशिएंट इन नेचर ही होता है। देन आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कस्टमरी राइट्स एंड कम्युनिटी कंट्रोल। तो विलेज पंचायत्स जो है वो रेगुलेट करती थी आपकी इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को। फॉर एग्जांपल अगर कोई सिविल लॉ को कोई ब्रेक करता है या कोई क्रिमिनल लॉ को ब्रेक करता है, तो उस टाइम पे जो है आपकी पंचायत बहुत पावरफुल होती थी, और इवन जुडिशरी और जो आपके जुडिशियल मैटर्स थे वो भी पंचायत लेवल पे ही सॉर्ट आउट हो जाते थे। नेक्स्ट इज योर लिमिटेड एक्सटर्नल मार्केट इंटीग्रेशन बिफोर ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज फुली एक्सपेंडेड। अब इसका क्या मतलब है कि धीरे धीरे जो है ब्रिटिशर्स ने यहाँ से मटेरियल को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, जो रॉ मटेरियल था, और ब्रिटेन से जो है जो आपका फिनिश्ड गुड्स थी उनको एक्सपोर्ट्स करना स्टार्ट किया इंडिया में। तो हम लोग इंपोर्टर बन गए फिनिश्ड गुड्स के और एक्सपोर्टर बन गए रॉ मटेरियल के। बट इसके साथ साथ एक अच्छी चीज ये होती है कि हम लोग एक ग्लोबल लेवल पे इंटीग्रेट करते हैं। जैसे इसका सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं कि हम लोग जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं या हम लोग चोला एम्पायर की बात करते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग ईरान या आपकी जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है या इजिप्ट में जो आपकी सिविलाइजेशन उस टाइम पे थी, हम लोग उनके साथ ट्रेड करते थे। बिकॉज हमारे कॉइन्स वहां पे मिले हैं, उनके कॉइन्स यहाँ पे मिले हैं, कुछ जो फॉरेन ट्रेवलर्स के रिकॉर्ड्स हैं उसमें ये चीजें मेंशन्ड है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आते हैं उसके बाद ये सारे ट्रेड कनेक्शन धीरे धीरे लॉस्ट हो जाते हैं। बट ब्रिटेन धीरे धीरे जब आपका ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स का जब स्टार्ट करता है, तो हमारी इकोनॉमी एक पॉइंट तक जो है ब्रिटेन की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करती है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है लिमिटेड एक्सटर्नल मार्केट इंटीग्रेशन। देन ये जो आपके दो एग्जांपल इसमें मैंने मेंशन किए हैं, जो ब्रिटिशर्स की फॉरेस्ट पॉलिसी थी उन्होंने इनडायरेक्टली कैसे एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म किया। तो एक तो ये 1859 में स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन बनाते हैं, जिसमें जो है फॉरेस्ट स्टेट कंट्रोल में आ जाते हैं। स्टेट कंट्रोल में फॉरेस्ट के आते ही क्या होता है कि जो आपके ट्राइबल कम्युनिटीज थी या जो ऐसी कम्युनिटीज थी जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थी अपनी नीड्स के लिए, फॉर एग्जांपल आपकी जो फूड की नीड्स हैं वो आपकी फॉरेस्ट से कंप्लीट हो जाएंगी, आपको फ्रूट्स चाहिए वो आपको फॉरेस्ट से मिल जाएंगे, आपको अगर घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए तो आपको टिम्बर जो है वो अगेन फॉरेस्ट से मिल जाएगा, और अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो वहां से जो भी मटेरियल आप लोग कलेक्ट करोगे उसको डायरेक्टली आप सेल आउट करके वहां से आप एक सोर्स ऑफ इनकम की तरह भी उसको यूज कर सकते थे। बट अगर ब्रिटिशर्स को पता था कि ये हमको अगर इनका विलेज लेवल का जो सेल्फ सफिशिएंट बेसिस है इनकी इकोनॉमी का, अगर इसको ब्रेक डाउन करना है तो फॉरेस्ट को जो है इनके कंट्रोल से अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये 1859 में एक स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन भी क्रिएट करते हैं, और साथ में फॉरेस्ट का जो कंट्रोल है वो स्टेट के हाथ में दे देते हैं। तो धीरे धीरे जो है लोगों को पता चलता है कि फॉरेस्ट जो है अब हमारे पास उनका एक्सेस नहीं है, तो वो डिपेंडेंट होना पड़ा उनको एक सेटल्ड और कमर्शियल एग्रीकल्चर पे। बिकॉज अगर आपको फॉरेस्ट जो है वो आपको सोर्स ऑफ फूड नहीं है आपके लिए, तो फिर आपको सेटल्ड एग्रीकल्चर की ओर जाना पड़ेगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेगार। बेगार आपका एक पर्शियन वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग है अनपेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। बेगार बेसिकली इस टाइप का एक फोर्स लेबर था जिसमें जो है आप जब किसी को एम्प्लॉय करेंगे तो ना तो आप उसको रेन्यूमरेशन देंगे, ना उसको कोई किसी टाइप का और एडिशनल बेनिफिट देंगे, आप उससे एक तरीके से फोर्स लेबर करवाएंगे जिसके बदले में उसको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और ये आपकी विल के साथ हो या अगेंस्ट द विल हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आदमी चाहे भी कि मुझे बेगार परफॉर्म नहीं करना है या मुझे ये
फोर्स लेवल को परफॉर्म नहीं करना है, तो ये राइट उनके पास नहीं था। एंड अगर हम रूलर के पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो इट रिप्रेजेंटेड रूलर्स क्लेम टू पर्सनल सर्विस। सो बेसिकली राजा के पास एक राइट था जिसको हम बेगार का नाम देते हैं या बेगार के फॉर्म में हम लोग स्टडी करते हैं कि रूलर का ये क्लेम है कि वो किसी को भी जो है बेगार परफॉर्म करने के लिए बोल सकते हैं। जनरली जो है हर फैमिली से कोई एक जो फैमिली मेंबर होता था वो बेगार फर्निश करता था इन फेवर ऑफ रूलर। वो बेगार जो है डिफरेंट टाइप से परफॉर्म की जा सकती है, जैसे कि मान लीजिए रॉयल मैरिजेस जब आपकी रॉयल पैलेसेस में होती थी, या रॉयल फ्यूनरल्स होते थे, या आपका पब्लिक वर्क जितना भी था, मान लीजिए कोई रोड का कंस्ट्रक्शन है या किसी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है, तो उस टाइम पे जितना भी लेबर है वो बेगार की फॉर्म में अरेंज करना जो है राजा का काम होता था। एंड जो भी आपके राजा थे वो बेगार किसी से भी एक्सपेक्ट कर सकते थे। So, cultivators of the land have to give a portion of their labor at the time of need। जब भी स्टेट को जरूरत पड़ेगी तो जो भी लोग लैंड को कल्टीवेट करते थे उन सबको बेगार परफॉर्म करना कंपलसरी एक कंडीशन था। लेकिन स्टार्टिंग में जो है इट रिप्रेजेंट ओनली रूलर्स क्लेम टू पर्सनल सर्विस, मतलब रूलर्स ही सिर्फ जो थे वो बेगार के लिए डिमांड कर सकते थे। बट धीरे धीरे ये एक सोशल प्रैक्टिस बन जाती है, और जो उस टाइम पे इन्फ्लुएंशियल लोग थे जैसे कि आपके जमींदार हो जाते हैं, जैसे आपके जागीरदार हो जाते हैं, वो लोग भी धीरे धीरे जो आपके पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग थे उनसे बेगार को डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। और उनके बाद जब ब्रिटिशर्स पावर में आते हैं, जब ब्रिटिशर्स के अंडर डायरेक्टली हिमाचल का कंट्रोल आता है, तो या उस टाइम पे आप पंजाब हिल स्टेट्स बोल सकते हैं, तो ब्रिटिशर्स ने भी जो है बेगार को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन यूज किया। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बेगार जो है उसका जो नेचर है वो भी ट्रांसफॉर्म करता है, और जितने भी प्रोजेक्ट्स थे जैसे आपका कालका शिमला रोड है, या कालका शिमला रेलवेज है, या आपका हिंदुस्तान बॉर्डर रोड का कंस्ट्रक्शन है, उस टाइम पे बहुत हैवी स्केल पे लोगों को बेगार परफॉर्म करने के लिए बोला जाता था। अब इसमें जो आपके टाइप्स हैं बेगार के बहुत सारे टाइप्स हैं, बट जो 3-4 इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ बेगार है उसको बोला जाता है अथवाड़ा बेगार। It was the personal begar to the ruler and could be taken from any person for certain number of days in a year। तो जो भी आपके रूलर हैं वो अपने किसी भी पर्सनल काम के लिए अथवाड़ा बेगार को डिमांड कर सकते हैं किसी भी आदमी से। बस एक कंडीशन है कि वो जो पर्सन है जो बेगार को परफॉर्म करेंगे वो कल्टीवेटर ऑफ लैंड होना उनका कंपलसरी है। अगर किसी के पास भी लैंड का कोई पार्सल है और वो जो है उस पर कल्टीवेशन परफॉर्म करते हैं, तो जो रूलर हैं वो क्लेम कर सकते हैं बेगार। इट वॉज प्रोवाइडेड बाय पीपल इन द फॉर्म ऑफ फायरवुड टू दरबार, ग्रास फॉर हॉर्सेज, जिससे जो रॉयल पैलेसेस में हॉर्सेज हैं या जो आपके कैटल है या जो आपका फ्यूल वुड का रिक्वायरमेंट है, उस सब के लिए बेगार जो है रूलर आपसे डिमांड कर सकते थे। इन मेनी स्टेट्स अथवाड़ा बेगार ऑल्सो टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स एंड जागीरदार्स फॉर प्राइवेट सप्लाई ऑफ ग्रास एंड फायरवुड। हालांकि नॉर्मली इट ओनली रिप्रेजेंट्स रूलर्स क्लेम। रूलर क्लेम का मतलब है कि सिर्फ राजा के पास ये पावर था कि वो आपसे बेगार परफॉर्म करने के लिए बोल सकते हैं। बट धीरे धीरे ये सोशल प्रैक्टिस जब बन जाती है तो उस टाइम पे जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जैसे कि आपके जो हायर पोजीशंस पे जैसे राजा के वजीर हो जाते हैं या आपके जागीरदार थे या जमींदार थे, वो प्राइवेट कामों के लिए भी लोगों से बेगार परफॉर्म करवाते हैं। और इसमें कुछ लोगों को जो है एग्जम्पशन दी जाती है, जैसे कि आपके ब्राह्मण्स हैं, राजपूत्स हैं, माइनर्स हैं या विडोज हैं, उनको एग्जम्प्ट किया जाता था कि आप लोगों को बेगार परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ बेगार है दैट इज योर बटरवाल बेगार। इट वॉज टेकन फॉर द पब्लिक वर्क सच एज रोड कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग। अगेन सेम चीज है कि अगर आपका कोई पब्लिक इंटरेस्ट में कोई काम है, जैसे कि आपका रोड का कंस्ट्रक्शन है या आपका किसी टैंक का कंस्ट्रक्शन है या कोई भी ऐसा काम है जो एक कम्युनिटी के लिए किया जा रहा है, तो उस टाइम जो बेगार रूलर्स आपसे एक्सपेक्ट करते थे उसको जो नाम दिया जाता है उसका नाम है बटरावल बेगार। ये आपके बुशहर स्टेट में परवेलेंट है, बिकॉज जो आपका हिंदुस्तान बॉर्डर रोड का कंस्ट्रक्शन है वो मेनली आपका उसी एरिया से होके हिंदुस्तान तिब्बत बॉर्डर रोड जो है वो जाता था। जो थर्ड टाइप है उसको बोला जाता है जड्डी बड्डी। दिस वॉज ओकेजनल एंड वॉज एक्सेप्टेड फॉर स्पेसिफिक रीजन लाइक मैरिज और डेथ इन रूलर्स फैमिली और इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू रूलर। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो क्राउनिंग है या जो आपका जब भी कोई नया राजा थ्रोन पे बैठेगा या जो राजा है उनकी डेथ हो जाती है, राजा है उनकी मैरिज का अगर मान लो कोई ऐसा फंक्शन है, तो उस टाइम पे बहुत से लोग हैं मैनेजमेंट के काम के लिए आपको चाहिए पड़ते हैं। तो उस टाइम भी हर फैमिली से जो है कोई ना कोई आदमी वहां पे एक लेबर वर्क को परफॉर्म करता था इन द फॉर्म ऑफ बेगार। देन कम्स योर शिकार बेगार। उस टाइम पे हंटिंग प्रैक्टिस बहुत परवेलेंट थी, स्पेशली जो रॉयल फैमिली के जो लोग होते थे या राजा जो खुद होते थे, जब भी वो शिकार पे जाते थे तो उस टाइम पे उनके बैग वगैरह उठाने के लिए या
जो भी वो इक्विपमेंट्स अपने साथ लेके जाते थे हंटिंग के लिए, वो पानी की बॉटल्स और भी खाने पीने का सामान जो भी था, उस सबको कैरी करने के लिए भी एक लेबर का आपको रिक्वायरमेंट है। तो उस टाइम भी जो लोग हैं वो आके एक लेबर का फंक्शन परफॉर्म करते थे, जिसको हम शिकार बेगार के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि जो बेगार है वो ब्रिटिशर्स के आने के पहले किस टाइप का एक इंस्टीट्यूशन था। अगर हम इसको सोशल इंस्टीट्यूशन के टाइप में स्टडी करें तो बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश पावर द ऑब्लिगेशन ऑफ बेगार वाज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। दैट मीन्स कि एक तो सिर्फ रूलर आपसे डिमांड कर सकता है बेगार परफॉर्म करने के लिए, दूसरी बात ये थी कि ये आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम का भी एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट था। वो इस तरीके से कि जितने भी आपके लोग थे, मान लीजिए आपका जो है क्रॉप फेलियर हो जाता है, आपका मॉनसून अच्छा नहीं आता है, तो आप लोग जो उस टाइम पे टैक्स पे करते थे वो इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप्स के फॉर्म में पे करते थे, बिकॉज कैश का जो सिस्टम है या क्वाइनेज सिस्टम है वो इतना परवेलेंट नहीं था। तो अगर मान लीजिए आपका क्रॉप अच्छा नहीं होता है या आप इस कंडीशन में नहीं है कि आप राजा को जो टैक्स है वो पे कर पाए, तो आप लोग बेगार के फॉर्म में भी जो है लोग उस टाइम पे जाके अपना जो रेवेन्यू है उसके बदले में वहां पे बेगार परफॉर्म कर सकते थे। सो देन कम्स योर बेगार अंडर ब्रिटिश। तो जब ब्रिटिशर्स जो है नेपाल या जो एंग्लो गुरखा वार आपका होता है, उसके बाद आपका जितना भी ये जो आपका हिली रीजन था वो डायरेक्टली कंट्रोल में आ जाता है ब्रिटिशर्स के। तो सानंद में जो है एक कंडीशन ये रखी जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा कि जितने भी रूलर्स हैं उनको एक फिक्स्ड कोटा ऑफ बेगारीज इन प्रोपोर्शन टू देयर रेवेन्यू, कि जिस स्टेट का जितना ज्यादा रेवेन्यू होगा उनको उतना ज्यादा जो बेगार है वो ब्रिटिशर्स के लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इन एडिशन टू इट जो कंपनी के और ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने भी बेगार को पर्सनल यूज के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर वो कहीं जा रहे हैं तो उनके बैग्स उठाने के लिए या उनके पर्सनल काम के लिए वो अगेन लोगों को जो है बेगार फर्निश करने के लिए प्रेशराइज करते हैं। तो जो बर्डन ऑफ बेगार था वो शिमला हिल स्टेट्स में इंक्रीज हो जाता है, और इसका जो मेन रीजन है वो एक आपका हिंदुस्तान तिब्बत बॉर्डर रोड, और सेकंड इज योर जब शिमला जो है एक समर कैपिटल बन जाता है तो वहां पे जो है एक कमर्शियल सेंटर की तरह शिमला को डेवलप किया जाता है। वैसे भी अगर आप देखेंगे जैसे आज की डेट में हिमाचल का कैपिटल शिमला है, हमारे इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, तो वहाँ पे आपको मोस्ट नंबर ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या जो बड़े बड़े आपके या जो मेजर आपके ऑफिसेज हैं वो आपको कैपिटल रीजन में लोकेटेड देखने को मिलते हैं। सो इन सारे कामों को करने के लिए जो लेबर का रिक्वायरमेंट है वो बेगार के थ्रू किसी तरीके से फुलफिल किया जाता है। तो बेगार जो है धीरे धीरे बहुत एक हाईली करप्ट इंस्टीट्यूशन बन जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ बेगार की, तो इसमें जो है सबसे ज्यादा सफरिंग जो है वो लोअर कास्ट की होती है, बिकॉज एक तो बेगार को परफॉर्म करना कंपलसरी था। जो भी लोग जो है लैंड को कल्टीवेट करते हैं उनको बेगार को फर्निश करना पड़ता था जब भी रूलर उनसे डिमांड करे। लेकिन जो रिच लोग थे धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि जब भी उनको बेगार के लिए बोला जाता है तो वो कैश में जो है अपना बेगार का जो ऑब्लिगेशन है उसको कंप्लीट करते हैं, और धीरे धीरे हायर कास्ट के लोग जो हैं वो बेगार ऑफर करने से बच जाते हैं। उनको एक तरीके से वो ऑफिशियली एग्जम्प्ट हो जाते हैं, बिकॉज जब भी उनको बेगार के लिए बोला जाता है वो कैश के फॉर्म में अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर देते हैं। बट जो लोअर कास्ट के लोग थे जिनका इकोनॉमिक जो स्टेटस था वो उतना वेल टू डू लोग जो नहीं थे उनको बेगार लेबर के फॉर्म में फर्निश करना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा जो सफरिंग थी वो लोअर कास्ट के लिए थी। सो बर्डन ऑफ जो बेगार है वो भी इनडायरेक्टली आपका पुअर पीपल जो भी थे या जो लोअर कास्ट के जो लोग थे उनके ऊपर सबसे ज्यादा आ जाता है। सेकंड इज योर राइज ऑफ पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि जब आपका 2 या 3 ब्रदर मान लीजिए किसी फैमिली में है और वो एक ही किसी वुमेन से शादी कर लेते हैं तो उसको पॉलीएंड्री बोला जाता है। अब पॉलीएंड्री का क्या रीजन है कि नॉर्मली अगर आप देखें, अगर किसी फैमिली में 3 ब्रदर्स हैं और वो तीनों ब्रदर जो है 3 अलग अलग वुमेन के साथ शादी करते हैं तो दैट गिव राइज टू 3 फैमिलीज। अब इन 3 फैमिलीज से जो है आपको एक एक बेगारी फिजिकल लेबर के लिए जब भी राजा डिमांड करेंगे तो आपको भेजना पड़ेगा। बट इसके सॉल्यूशन में लोग क्या करते हैं कि पॉलीएंड्री को अडॉप्ट करते हैं। पॉलीएंड्री में जो 3 ब्रदर हैं वो आपका एक ही वुमेन से शादी करेंगे तो ये फैमिली आपकी इंटेक्ट रहेगी। तो एक फैमिली से जो है अब आपको एक ही आदमी को भेजना है। तो इस तरीके से जो है पॉलीएंड्री जो है राइज करती है हिमाचल प्रदेश में बिकॉज ऑफ दिस सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ बेगार। थर्ड इज योर हैबिट ऑफ आइडलनेस। हैबिट ऑफ आइडलनेस का लिटल मीनिंग ये है कि जब आपको पता है कि आप
कितना भी काम किसी फील्ड में कर लें या कुछ भी लेबर वर्क आप कर लें, लेकिन उसके लिए आपको कोई भी रेन्यूमरेशन या कोई भी आपको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, तो आपके पास कोई मोटिवेशन है नहीं उस काम को करने के लिए। तो इस वजह से जो है धीरे धीरे प्रोडक्शन भी कम होता है और एक आलसी जो एटीट्यूड है वो लोगों के बीच में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ इसका जो सोशल इम्प्लीकेशन था वो था करप्शन। इससे करप्शन कैसे राइज होती है कि जो उस टाइम पे आपके पटवारीज हैं, इनको बोला जाता है कि आप बेगार अरेंज करेंगे, लेकिन जितने भी आपके रिच लोग थे या जो आपका इकोनॉमिकली साउंड जितने भी लोग थे, वो क्या करते हैं कि इन पटवारीज को ब्राइब करते हैं और इसके बदले में इनको बोलते हैं कि हम जो है बेगार नहीं देंगे, आप हमें इससे एग्जम्प्ट कर दीजिए। तो धीरे धीरे जो पटवारीज थे वो आपका करप्शन में एंगेज होना स्टार्ट हो जाते हैं और जितने भी रिच लोग थे उनसे ब्राइब एक्सेप्ट करके उनको बेगार से फ्री कर देते हैं। देन इज योर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। तो इससे देखिए सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन स्मॉल फार्मर का होता है, बिकॉज क्रॉपिंग सीजन के टाइम पे जब उनको अपनी फील्ड्स में काम करना था, उस टाइम पे जो आपके रूलर्स थे वो उनको बोलते हैं कि आप हमारी फील्ड्स में आके काम करिए, हमारे को यहाँ पे आके बेगार फर्निश कीजिए। ठीक है, तो जब वो दूसरे की फील्ड में काम करेंगे तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी फील्ड्स में, अपनी जो एग्रीकल्चर की फील्ड है उनमें आके काम कर सकें। इस वजह से जो है प्रोडक्शन अल्टीमेटली, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज करती है। सेकेंड इज हियर कि पीपल प्रेफर टू गिव बेगार एज दे डोंट हैव टू पे एडिशनल टैक्सेस। दूसरा इसका रीजन ये था कि जब भी आप जो है टैक्स देने की सिचुएशन में नहीं है तो आपको ऑप्शन है कि आप बेगार फर्निश करिए और आपका टैक्स माफ कर दिया जाएगा। तो लोग जो है इन स्पाइट ऑफ पेइंग टैक्सेस वो अडॉप्ट करते हैं कि हम फिजिकल लेबर ही प्रोवाइड करेंगे, हम लोग टैक्स नहीं देंगे। तीसरी चीज है कि इसने जो है लोगों की मोबिलिटी को हैम्पर किया। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में जो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट माइग्रेशन है वो बहुत परवेलेंट है। लोग गांव से निकल के अर्बन सेंटर्स में जाते हैं, दूसरे सेंटर्स में जाते हैं। यूपी और बिहार इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बट जब आपको एक बेगार परफॉर्म करना है और ये कभी भी आपसे राजा जो है या रूलर जो है वो आपसे डिमांड कर सकते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन नहीं बचता कि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया आप कहीं बाहर मूव कर सकें। तो इस वजह से जो है एक एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की सिचुएशन भी लोगों के सामने आ जाती है और जो माइग्रेशन थी वो भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज योर अबॉलिशन ऑफ बेगार। तो जैसे जैसे जो है पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक अवेयरनेस बढ़ती है, जैसे जैसे आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट और ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है और जो हमारे दूर दूर के जितने भी रीजन थे इंडिया के, वहाँ तक आपकी इंडियन नेशनल मूवमेंट और महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जो आपके वेस्टर्न कॉन्सेप्ट थे जो कि आपके फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी की बात करते थे, जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट और ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचती हैं तो लोग डिमांड करते हैं कि बेगार को जो है अबॉलिश किया जाना चाहिए, बिकॉज ये सिविल लिबर्टीज़ के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है और ये जो है इन जनरल एक ह्यूमन राइट्स के भी अगेंस्ट है। तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है सत्यानंद स्टोक्स का। सत्यानंद स्टोक्स जो है पीजेंट्स या फार्मर्स जो भी थे शिमला हिल स्टेट्स में, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पेश करते हैं अगेंस्ट योर फोर्स लेबर। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करते हैं और इसके जो एक्सप्लॉयटेशन है विलेजेस की उसको हाईलाइट करते हैं, तो अथॉरिटीज को प्रेशराइज करते हैं एक तरीके से कि बेगार को अबॉलिश किया जाए और उनके एफर्ट्स की वजह से जो है 1921 में बेगार को शिमला में अबॉलिश कर दिया जाता है। इसके साथ साथ और भी जो आपके रीजन्स थे उनमें बहुत सारी एग्रेरियन मूवमेंट्स, जिसमें कि आपका फर्स्ट जो है वो है धूम इन रामपुर, ये आपकी एक मूवमेंट है। देन आपकी सिरमौर में पझौता मूवमेंट है। फिर आपका डोडरा कवार रीजन में जो है बेगार के अगेंस्ट एक मूवमेंट चलता है। ये सारी मूवमेंट्स का रीजन एक ही था कि बेगार को अबॉलिश किया जाए, बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द बेसिक ह्यूमन प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेथ। अब बेथ में और बेगार में एक बेसिक सा डिफरेंस है। जो आपका बेगार है इसमें आपको कोई भी रेन्यूमरेशन या कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, बट बेथ में भी आपसे फिजिकल लेबर लिया जाएगा, लेकिन इसके बदले में आपको जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया जाएगा कि इसको आप यूज करिए अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो इसको एक टाइप का लैंड टेन्योर बोला जाता है, जिसमें जो कल्टीवेटर है उसको पर्सनल सर्विस पे करनी है, किसके बदले में, जो उनको एक लैंड का पार्सल दिया गया है कल्टीवेट करने के लिए,
एज अ रेंट ऑफ दैट पार्सल ऑफ लैंड ही हैज टू परफॉर्म सर्टेन लेबर वर्क फॉर द रूलर। और इसके साथ इसमें एक पॉजिटिव चीज ये भी आती है कि इसमें आपको कोई एडिशनल टैक्स नहीं देना है। जैसे बेगार में, बेगार तो आपको परफॉर्म करना ही है, उसके साथ आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। बट ये जो पार्सल ऑफ लैंड आपको बेथ सिस्टम में दिया जाएगा, इसमें आपको टैक्स का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। साथ में कम से कम आपको एक पार्सल ऑफ लैंड मिल रहा है इन रिटर्न ऑफ फिजिकल लेबर, जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन वहां पे परफॉर्म करेगा। और इस पूरी के पूरे काम को करने वाले जो भी पर्सन थे उनको नाम दिया जाता था बेथु। तो इस लैंड को कल्टीवेट करने के बदले वो अपनी पर्सनल सर्विस ऑफर करेंगे रूलर को, और उनको जिस नाम से बोला जाएगा वो बेथु थे। और मोस्टली ये लोग लोअर कास्ट से आते थे जिनके पास जो है लैंड नहीं था पर्सनल कल्टीवेशन के लिए, तो वो बेथ सिस्टम के अंडर जो है कुछ लैंड का पार्सल रूलर से डिमांड करते थे और बदले में उनको अपनी पर्सनल सर्विसेज ऑफर करते थे। सो अगर आप ओवरऑल देखें तो जो बेथ सिस्टम है वो आपका बेगार सिस्टम से लेस एक्सप्लॉयटेटिव था इन नेचर। और दूसरी बात यहाँ पे एक और थी कि यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन जो फैमिली का था सिर्फ उसको काम नहीं करना पड़ता था, बल्कि फैमिली के जितने पर्सन थे वो सारे के सारे जो है रूलर की जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं क्रॉपिंग सीजन के टाइम पे उस पर काम करेंगे, या कोई भी और पर्सनल सर्विस की डिमांड जो रूलर उनके सामने रखेंगे वो उनको कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो 2 से 3 टाइम का फूड है, क्लोथिंग के लिए कुछ कपड़े हैं, रहने के लिए एक छोटा मोटा घर है, और कुछ बिगाज ऑफ लैंड जो है ये उनके पर्सनल प्रॉफिट के लिए स्टेट या जमींदार या जागीरदार जो भी थे उनकी तरफ से बेथू और उनकी फैमिली को प्रोवाइड किया जाता था। नेक्स्ट इज योर की बेथू के 3 टाइप्स हैं मेनली। तो जिनको डायरेक्टली जो है आपका स्टेट, फॉर एग्जांपल रूलर, ये जो राजा हैं या जो बड़े जागीरदार थे, जो उनको वो लोग जिसको एम्प्लॉय करते थे एज अ बेथू, उनको बोला जाता था बेथूस क्लास 1। उसके बाद जो लोअर लेवल पे जमींदार जिन लोगों को अपॉइंट करते थे या एम्प्लॉयमेंट के लिए उन लोगों को एक लैंड का पार्सल देते थे, उनको क्लास 2 बेथूस बोला जाता है। और कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत सारा उधार ले चुके हैं ऑलरेडी और इस पोजीशन में नहीं है कि लोन को पे कर पाएं या उसका इंटरेस्ट भी दे पाएं, तो उन लोगों को जो है बेथु क्लास 3 में काउंट किया जाता था। उनको कल्टीवेशन के लिए लैंड दी जाती थी, बट उनका जो अमाउंट है, जितना भी अमाउंट उन्होंने उधार लिया है, उसको कभी भी ऐसा नहीं था कि एक पॉइंट के बाद उनको माफ कर दिया जाएगा उस अमाउंट को या लिक्विडेट कर दिया जाएगा। तो उनकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है उसी लैंड पे काम करती थी और अपनी सर्विसेज जमींदार या आपके जो जागीरदार होते थे उनको प्रोवाइड करते थे। देन कम्स योर सोशल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। तो इसने भी जो है सोसाइटी को एक तरीके से डिवाइड कर दिया। कास्ट सिस्टम आपका और ज़्यादा रिजिड हो गया, बिकॉज जो वेल टू डू लोग थे, जो हायर कास्ट के लोग थे, उनको ये रिक्वायरमेंट नहीं था कि वो लैंड के लिए जो है बेथू जैसे इंस्टीट्यूशन का यूज़ करें और उस लैंड के बदले में जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है अपनी सर्विसेज रूलर को या जमींदारों को प्रोवाइड करें। तो एक तरीके से कास्ट सिस्टम को इसने और रिजिड बना दिया, बिकॉज जितने भी लोग जो आपके लोअर कास्ट से आते थे वही मेनली आपका बेथूस और बेगार इन चीज़ों को परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि बेथू की कंडीशन भी कोई एक स्लेव या गुलाम से ज़्यादा कुछ नहीं थी, बिकॉज आप कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते, आपको जो है एक फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड दे दिया गया है, आप उसी में, तो कोई आपके लिए मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं है या कोई भी ग्रोथ का स्कोप जो है आपके लिए नहीं बचेगा उसमें। नेक्स्ट इज योर बेथूस कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ओनर टू अनदर। सो ह्यूमंस को भी एक कॉमोडिटीज की तरह जो है एक जमींदार दूसरे जमींदार को ट्रांसफर कर सकता था, या एक जमींदार जो है दूसरे जागीरदार को ट्रांसफर कर सकता था। तो एक तरीके से ह्यूमंस का कोमोडिफिकेशन भी इसके साथ हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है कि आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी इससे हैम्पर होती है, बिकॉज जब जिस लैंड पे आप काम कर रहे हैं वो लैंड जो है वो रूलर का है, उससे आने वाली जितनी भी प्रोडक्टिविटी है वो भी रूलर की है, उसका जो भी मॉनेटरी बेनिफिट है वो भी रूलर के लिए है। तो फिर जब आपके पास कोई मॉनेटरी या कोई मॉरल ऐसा इंसेंटिव उस काम को करने के लिए नहीं है, तो नेचुरल सी बात है कि आपका प्रोडक्टिविटी वहां पे डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन बेगार एंड बेथ। तो बेगार वॉज अ कंप्लीट लेबर विदाउट वेजेस, बट इन बेथ अ पीस ऑफ लैंड वॉज गिवन एज वेजेस फॉर द सर्विसेज। सो बेथू में कम से कम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में एक जमीन का टुकड़ा मिलता था जिसको आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लेस एक्सप्लॉयटेटिव था अगर हम कंपेयर करते हैं बेगार के साथ। पर जब हम बेगार की बात करें वहां पे सिर्फ फैमिली के एक ही पर्सन को रूलर के लिए काम करना पड़ता था, जबकि जब हम बेथू सिस्टम की बात करते हैं उसमें पूरी की पूरी फील्ड को जो उनका मास्टर है, रूलर है या जमींदार है, पूरी फैमिली को उनके लिए काम करना पड़ता था। तो ये वाला एस्पेक्ट जो है वो बेगार का अच्छा था।
बल्कि जो आपका वेजेस के टर्म्स में अगर हम बात करें तो फिर आपका वेथू सिस्टम उससे थोड़ा सा इम्प्रूव था। तीसरी चीज है कि ब्रिटिशर्स ने जो है फॉर्मल रिकॉग्निशन दिया बेगार को। कैसे उन्होंने फॉर्मल रिकॉग्निशन दिया? क्योंकि जब वो एंग्लो गुरखा वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने जो है फॉर्मल रिकॉग्निशन दिया बेगार को, सानद में एज अ कंडीशन रखते हैं, तो बेगार जो है एज एन इंस्टीट्यूशन फॉर्मलाइज हो जाता है। बिकॉज नॉर्मली तो क्या था कि जब राजा को जरूरत पड़ेगी या किसी पर्टिकुलर काम के लिए, कोई पब्लिक का काम है या कोई मैरिज सेरेमनी है, तो उसी के लिए आपको बेगार फर्निश करने की रिक्वायरमेंट थी। बट अब ब्रिटिशर्स ने जब एक कोटा सिस्टम फिक्स कर दिया कि हर स्टेट को जो है इतना बेगार हमारे लिए अरेंज करना है मंथली या ईयरली, तो आप कहीं ना कहीं इस सिस्टम को फॉर्मलाइज करते हैं।